और एक संवैधानिक संस्था को सुझाव दे रहा है और वो संवैधानिक संस्था उसके सुझाव को मान नहीं रही है। उसकी इतनी हिम्मत है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रही है। ये छोटी बात नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने अधिकार है कि वो बाध्य कर सकती थी कि आधार कार्ड आप लें। और आधार कार्ड क्यों नहीं, जब आप ये प्रचार कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा आधार के बगैर, आप आधार को पैन से लिंक कीजिए, आधार को वहां से लिंक कीजिए, मोबाइल फोन से लिंक कीजिए, दुनिया भर का प्रचार आप आधार से कर रहे हैं। और जहाँ पे जो सबसे सुगम जो दस्तावेज लोगों के पास है उसी को नहीं मान रहे हैं, तो क्या किया जाए? आधार को हम लोग क्या कूड़े के डब्बे में फेंक दें? पूरे देश की जनता आधार को कूड़े के डब्बे में फेंक दे। और एक और झूठ फैलाया गया, झूठ ये फैलाया गया मोदी मीडिया के द्वारा कि फलाने मुस्लिम इलाकों में इतना परसेंट, इतनी पॉपुलेशन का इतना परसेंट ज़्यादा आधार इशू हो गए, तो आधार जो है वो बड़ा फर्जी है। जरा मैं एक आंकड़ा गुजरात का देता हूँ राजीव, क्योंकि पॉपुलेशन 2011 का सेंसस है। गुजरात में हिंदू आबादी जो है मेहसाणा में 92% है और 117% जो है आधार कार्ड है वहाँ पे। पोरबंदर में 93% हिंदू जनसंख्या है और 115% आधार है। पूरे बिहार में 100% से ऊपर है। गुजरात के 12 जिलों में औसतन 111% आधार ज्यादा हैं, 111%। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये तो पॉपुलेशन क्या सेंसस 2011 का हमारे पास है, तो जो झूठ फैलाते हैं तो उनको रिसर्च भी करना चाहिए। इसलिए तेजस्वी यादव की बात में बहुत दम है, इसमें पूरा राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए। जो सूत्र और मूत्र की बात उन्होंने की है, शब्द जरूर खराब है लेकिन बहुत सटीक शब्द है कि इस मीडिया को इसी शब्दावली से संबोधित करना चाहिए। जो दिन रात दंगाई मीडिया है वो झूठ फैलाता है। जाके गुजरात में रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में कितने परसेंट आधार दे दिए गए? और एक आखिरी बात कि जब इसका मंशा क्या है बहुत साफ मैं बता दूं। कल मैंने कहा था कि केवल 3 कंप्लेंट 2018 में चुनाव आयोग को मिली तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गुजरात से विदेशी नागरिकों की। 3 कंप्लेंट, करोड़ों मतदाताओं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये जब फाइनल रिलीज होगा, जो ये इलेक्टोरल रोल बन रहा है, आप देखिएगा कि अधिकांश इसमें जो लोग वंचित होंगे, जिनके नाम कटेंगे, वो जैसा साकिब जी कह रहे थे कि वो मुसलमानों के तो कागज बन जाएंगे, जैसा असम में हुआ एनआरसी में। लेकिन जो उद्देश्य है कि दलित ओबीसी के नाम बड़ी संख्या में काटे जाएंगे, यही उद्देश्य है, यही मनुवाद है, यही डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को चुनौती है। जो ये बार बार संविधान को चुनौती देते हैं वही हमसे दे रहे हैं कि अधिकांश, अगर 2 नाम कटेंगे अपर कास्ट के तो 10 नाम कटेंगे वंचित समाज के। ये रेशियो होगा। जब आप ये फाइनल लिस्ट आएगी तो उसको हम लोग दोबारा एनालिसिस करेंगे इस बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल लिस्ट के बाद हम दोबारा एनालिसिस करेंगे इस पे। लेकिन जो बात चल रही है बहुत गंभीर, और गंभीर इसलिए क्योंकि यहाँ से एक बात एसआईआर की निकली है जो पूरे देश में फैलाने की तरफ बढ़ता हुआ चुनाव आयोग दिखाई देता है। और ऐसे में टीडीपी अब बाहर निकल कर आती है। तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज भी है, चंद्रबाबू नायडू उसके मुखिया हैं और सीएम भी हैं तमिलनाडु के, और केंद्र की सरकार को की एक बैसाखी है कह सकते हैं। 16 सांसद हैं उनके पास, उनकी पार्टी के, और 2 उनके समर्थक पवन कल्याण की जो पार्टी है उनके सांसद हैं। यानी 18 सांसदों के साथ
यहाँ एक मजबूत स्तंभ के रूप में, नरेंद्र मोदी के सहयोगी के रूप में वो दिखाई देते हैं। लेकिन क्या यहाँ से तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी, इस पे हम आए, लेकिन उससे पहले जरा बिहार फिर से चलते हैं। बिहार में जो चल रहा है, क्योंकि हमारे साथी फर्राज शाकिब जी लगातार अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और इनसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो अवध का एरिया हो, चाहे वो भोजपुर का एरिया हो, तिरहुत हो, कहीं भी आप जाइए, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, ये मौसम बरसात का है, और हाहाकार बारिश से ज़्यादा BLO यानी SIR का है। और ऐसे में FIR दर्ज हो रहे हैं। SIR के खिलाफ आप रिपोर्टिंग करेंगे तो FIR, सिर्फ F और S का फर्क है। लेकिन फर्क यहाँ पर ये भी है, Ever wondered what your कैमरे में कैद हो रहे हैं, कहीं खेतों में BLO जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। कुछ गांवों में जो लोग पढ़े लिखे नहीं, असाक्षर हैं, वहाँ पर जो कुछ पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, वो 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक फॉर्म भरवाने का मांग रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी खबरें आ रही हैं। इसलिए ज़रा शाकिब जी, चूँकि आप हैं, हम तो जो पढ़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, भेज रहे हैं खबरें, उस आधार पर बता रहा हूँ। चूँकि आप वहाँ हैं, क्या और क्या कुछ चल रहा है, ज़रा बताइए। ठीक है राजीव भाई, अब जैसे अभी रविकांत जी ने कहा कि नीतीश जी के बारे में कुछ मतलब बोला नहीं जा सकता है कि उनकी पार्टी, और मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि उनकी पार्टी पे जिस तरह से कब्जा हो गया है। अभी आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। तो 12 तारीख को महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी चंपारण आए थे, उनकी एक सभा की, और किस तरह से भाजपा का नेता उनको अपमानित करता है। अगर वाकई नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में नहीं होते तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि वो नेता अभी तक गिरफ्तार हो गया होता। कन्हैया कुमार जब लेफ्ट की पार्टी में थे, और आप याद कीजिए जब NRC के समय उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, जनगण मन यात्रा, नितिहरवा के आश्रम से ही, तो वहां भी ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी। लोगों ने उनका विरोध किया था, उनको अपमानित करने के लिए, और तमाम चीजें उनको रोकने की कोशिश की गई थी। और नीतीश जी के संज्ञान में आते ही उन्होंने अविलंब चंपारण के SP को फोन किया था, और SP को फोन करके खुद से निर्देश दिया था कि आप कन्हैया की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और वो जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप पुलिस प्रशासन का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा उनको सहयोग मिलना चाहिए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो और आज आप देख लीजिए कि नीतीश जी की तरफ से एक टिप्पणी, एक बयान जदयू की तरफ से इस मामले पर नहीं आया है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि नीतीश जी की पार्टी पर अब नीतीश जी का कंट्रोल नहीं है, या वो लोग जो नीतीश जी के गुडबुक में थे उनका कंट्रोल नहीं है, और उनकी निष्ठा अभी कहीं और शिफ्ट हो गई है। तो वो एकदम स्पष्ट रूप से उनकी लाइन पर जा रहे हैं। SIR को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से फॉर्म्स पटना की मरीन ड्राइव पर उड़ते हुए पाए गए हैं, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। हजारों फॉर्म सड़कों पर फेंके हुए हैं, और कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं। आधार का भी जब मामला चला था तो किस तरह से बोरे भर भर के आधार कार्ड मिले थे, वो भी हम लोगों ने देखा है। राजीव भाई, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि ये SIR की जो प्रक्रिया है, ये आप तो ट्रिगर चला भी रहे हैं, बिल्कुल मजाक, मतलब मजाक का भी कोई और दूसरा रूप हो सकता है, मतलब एक घिनौना रूप हो सकता है, तो वो बन चुका है। इसको लेकर के खुद चुनाव आयोग ने इतने कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं मतदाताओं के बीच में। एक बड़ा वर्ग ऐसा है मतदाताओं का जिसको ये लग रहा है कि उसने कागज, जो फॉर्म, जो विज्ञप्ति आई थी कि अभी कोई दस्तावेज नहीं देना है, आप खाली फॉर्म जमा कर दीजिए, उसको ये लग रहा है कि उसने फॉर्म जमा कर दिया है, अब उससे कुछ मांगा नहीं जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 24 जून की नोटिफिकेशन के हिसाब से ही इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और उनसे बाद में टेंटेटिव ड्राफ्ट आने के बाद उनसे फिर जो है डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाएंगे। लेकिन एक बड़ी आबादी को ये लग रहा है कि अब हमसे कुछ नहीं मांगा जाए। बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इस वक्त भी बारिश हो रही है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आधा से ज्यादा बिहार डूब जाए। रोजाना अखबारों में ये खबरें आ रही है कि कटाव की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। प्रशासन कटाव को भी देख रहा है, वहां भी चिन्हित करने की कोशिश कर रहा है। उनको भी जो है, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जिनके यहाँ बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, उनको लेकर के सुरक्षित स्थानों पे उनको शिफ्ट करने का भी प्लानिंग हो रहा है। अब आप बताइए कि ये वो टाइम है, ये तो अभी चलिए, अभी 10 दिन तो इनको ये फॉर्म जमा करने में ही लग जाए। अभी ऐसा तो है नहीं कि 26 जुलाई का इनका पूरा 26 जुलाई तक और 25 जुलाई तक डेट दिए
और इन्होंने डेटा दे दिया कि जो 90% फॉर्म जमा हो गए, अब ये 2 दिन में 10% और जमा करके 16-17 तारीख को ही टेंटेटिव ड्राफ्ट जो है वो निकाल देंगे। जो डेट है उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 30 तारीख की, उसी पे वो निकालेंगे और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 28 की सुनवाई है, ये भी तय है जी। तो इस दौरान जो है लोग क्या करेंगे? लोगों को बीएलओ में नहीं समझा पा रहे हैं कि आपको दोबारा दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा और आपको देना है। अब इस दौरान आज हमारे पास हमारे बीएलओ का फोन आया था, उन्होंने हमसे कहा कि जिन बहुत सारे फॉर्म जो है तुम्हारे अगर परिचित में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो उससे कहो कि डॉक्यूमेंट अभी जमा कर दे, हम सबमिट कर देंगे। मतलब अब बीएलओ को भी ये भी बताया जाएगा कि अभी टाइम है, आप जितना और डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं करिए। ये बहुत साफ है। और मुझे लगता है कि मेरे बीएलओ साहब जो है वो मुझे लगता है बिहार में इकलौते बीएलओ होंगे जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, जो बैनर्स पे दिख रहे हैं कि बीएलओ आपके घर जाएगा, 2 कॉपी आपको देगा, 1 कॉपी आपको वापस करनी है, 1 कॉपी पे वो रिसीविंग देगा। मुझे लगता है मेरे बीएलओ साहब ने इस पूरे गाइडलाइन को, पूरी जो प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की उसका पालन किया है। मुझे बहुत अच्छे ढंग से फॉर्म तो मैंने आपको बताया था राजीव भाई, मुझे 26 तारीख को फॉर्म मिल गया था, मैंने दिखाया भी था डीवी लाइव पर, आज मुझे फॉर्म मिल गया। मैंने जमा किया है उसको 12 तारीख को, 12 जुलाई को मैंने जमा किया है, क्योंकि मैं देख रहा था कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को निरस्त करेगा, स्टे लगा देगा, जो भी हो। हालांकि मेरे पास दस्तावेज मतलब थे, इसमें कोई मुझे कुछ नया कुछ बनवाना नहीं था। 2003 की वोटर लिस्ट में सारे पूरे घर भर का नाम था, जितने भी परिवार के लोग हैं, मेरा नाम छोड़ करके। तो मैंने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट में मेरा अपना एक पासपोर्ट का फोटोग्राफ की फोटोकॉपी और जो उसपे कहा गया था कि 2003 में अगर आपके माता पिता का नाम है तो उस सूची की एक फोटोस्टेट कॉपी आपको फॉर्म के साथ में स्टेपल कर दें। और मैंने माता पिता का नाम जो है वो हाइलाइटर से वो हाईलाइट करके और एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी और एक अपना जो फॉर्म था उसको करके फोटो चिपका के मैंने बीएलओ साहब को जमा कर दिया। बाकी घर के लोगों को कुछ भी नहीं देना था, क्योंकि सबका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। तो जो फॉर्म था, फॉर्म भरा और उस सूची की एक कॉपी सबके साथ स्टेपल करके जमा कर दी। तो ये कागज जमा करना मसला नहीं था राजीव भाई, मसला ये था कि मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास तो कागज है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए जब एनआरसी सीए वाला मामला आया था 2019-20 में, और फिर वो जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर कोविड आ गया, मुसलमानों के अंदर में इस बात की शंका थी, बल्कि पूरा यकीन था कि ये प्रक्रिया, क्योंकि इन्होंने वापस तो लिया नहीं, कोई घोषणा तो इसकी की नहीं थी कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे, हम वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने अपने दस्तावेज, अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए थे, कागज बनाने शुरू कर दिए थे। जिनके बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीनें हैं 100 साल पुराने, वो रिकॉर्ड रूम से निकलवा रहे थे। वंशावली जो बनानी थी वो बना रहे थे, आवासीय बना रहे थे, डोमिसाइल बना रहे थे, जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे कि आज जो है उनसे कभी भी ये मांगा जा सकता है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मुसलमानों की तरफ से जो है उन्होंने बना रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, और वो प्रोड्यूस भी कर देंगे। ये अलग बात है कि उसके बाद भी, अब चूंकि ईआरओ के विवेक पर सब कुछ है, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है, तो हो सकता है कि फरज शकीब का नाम वो जान करके जो है वो निकाल दे। भाई ये आदमी जो है, ये भाई उनके हिसाब से तो हम देशद्रोही आदमी है, ठीक है। पूरा प्रशासन जिला का जानता है कि ये आदमी है जो शहर में झंडा लेके दौड़ जाता है कहीं भी, और मैं तो बंदी में भी था, तो मेरा नाम काट देगा वो। भाई इसके पूरे परिवार में जितने लोग हैं चिन्हित करो, उसको काटो, और फिर मैं दौड़ता रहूंगा दावा आपत्ति के लिए 1 महीने। अब वो किस डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये तो ईआरओ साहब पर है। सेवा शुल्क दूंगा नहीं मैं, सेवा शुल्क को हमसे मांगेंगे भी नहीं, तो तमाम चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आइडेंटिफाई करके रखा गया होगा, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि वो मौका हम देंगे, अपने यहाँ सुनवाई और उसके बाद कोर्ट। लेकिन कोर्ट में हम तब जाएंगे जब यहाँ चुनाव हो जाएगा, चुनाव की तारीख आ जाएगी, मेरे यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र की वोटिंग हो जाएगी और हमको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, तो उसके बाद फिर हम कोर्ट जाते रहेंगे। नहीं, आपने एक चुनाव में अगर हमको मतदान करने से वंचित कर दिया, एक भारतीय नागरिक को आपने मतदान करने से वंचित कर दिया, तो फिर मेरे पास नागरिकता का बोध क्या बच जाएगा राजीव भाई जी? क्योंकि सरकार के द्वारा मुझ पर जो है मेरा वोटिंग राइट छीन लिया गया। एक नागरिक के लिए ये बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कि बिहार में, रविकांत सर भी कह रहे थे कि बिहार में जो है, खासकर मैं सब पैनलिस्टों को बता रहा हूं कि बिहार में इसको लेकर के मतलब
और प्रदेशों की तुलना में लोग बड़ा जागरूक हैं। आपने देखा होगा उस बुजुर्ग को, वो कैसे अपनी भैंसे लेकर के सड़क पर आ गए थे बिहार बंद के दिन, और आके खड़े हो गए, क्योंकि उनको ये पता है, वो व्यक्ति जो 70-75 साल का वृद्ध है, उसको ये पता है कि उसके वोटिंग राइट छीनने का काम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव भाई, डीबी लाइव के दर्शकों के लिए, ये जो गुस्सा है आवाम के अंदर में, ये जो क्योस क्रिएट किया है चुनाव आयोग ने, ये क्योस, ये गुस्सा जो है ना, ये भाजपा की तरफ है। जनता को ये लग रहा है कि जनता ने इस बात को एज्यूम नहीं कर लिया, बल्कि मान लिया है कि ये काम जो है ये चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी और शाह की जोड़ी करवा रही है। ये मैसेज पूरे पूरे मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब में वो भक्त को छोड़ करके एक भक्त लॉबी जो है, जिसके ऊपर के आप ऐसे गर्दन पे छुरी भी रख देंगे, वो मोदी मोदी चिल्लाता रहेगा। वो मुझे मिला था एक दिन, अभी 9 जुलाई वाली जो बंदी थी, उसमें मेरे एक भक्त भी हमसे टकराया था। उसने कहा कि आसाम में सक्सेस हो गया है, यहाँ भी घुसपैठिया खत्म हो जाएगा। मैंने कहा आसाम की एनआरसी का डेटा क्या है, कितने लोग बाहर हुए, तो बोला 18-19 लाख। मैंने कहा मुसलमान कितने हैं, तो कुछ नहीं। मैंने कहा भाई उसमें आधे से भी कम मुसलमान है, ज्यादा जो है वही लोग हैं जिनको तुम हिंदू राष्ट्र का जो है, हिंदू राष्ट्र के ड्रीम प्रोजेक्ट का जो है कच्चा माल समझते हो। तो इसलिए तो उसके बाद से शांत बैठे ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं तो उनको नहीं पड़ता है। इसीलिए शांत बैठ गए। हाँ, और मुझे लगता है राजीव भाई, मेरा अपना एक मानना है, बिहार को देख करके मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू की जो चिट्ठी आई है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका से मुझे इनकार नहीं लगता है। ये बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार जी ने ही कहा होगा कि आप अपनी तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करें। क्यों बहुत इतनी मुमकिन है। और अंदर हिम्मत है क्या नीतीश बाबू में आज की तारीख में? राजीव भाई, अंदर खाने बहुत भगदड़ है, बहुत भगदड़ है एनडीए में, बहुत भगदड़ है एनडीए में। देखिए महागठबंधन के प्रोस्पेक्टिव को लेकर के जिस तरह से गोदी मीडिया चलाता था, उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है 9 तारीख की बिहार बंद ने। 9 तारीख के बिहार बंद में तमाम अपोजिशन, जो विपक्ष महागठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है। पटना में तेजस्वी ने लीड नहीं किया है उस बंदी को, राहुल गांधी ने लीड किया है। राहुल गांधी ने लीड किया है और औपचारिक रूप से लीड किया है, ये कोई अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, घोषित रूप से राहुल गांधी ने उस बंदी को लीड किया है पटना में। जी जी जी, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि भाई जब, हाँ साकिब जी, लेकिन एनडीए की हालत जो है, अगर आप दूसरी वीडियो बनाए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह की भगदड़ मची है। बिल्कुल, चिराग और मांझी जी, मुझे लगता है कि अगर जी 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 हम लोग आएंगे क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। 8:28 हमारे 3 साथी हैं, इसलिए माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। लेकिन प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप जल्दी से? एक सेंटेंस केवल, कि अगर चंद्रबाबू नायडू के चिट्ठी में जरा भी गंभीरता होती तो चुनाव आयोग अब तक इसको रोक चुका होता। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव भले ही ना माना हो उसने। चंद्रबाबू नायडू के पास सरकार की चाबी है, विड्रॉ कर लेंगे वो तो सरकार संकट में आएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, चुनाव आयोग भी जानता है, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं कि ये चिट्ठी एक मीडिया कंजम्पशन के लिए दी गई है। जी, अनिल सिन्हा जी कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या लगता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है ये, या दूसरी तरफ से जो फर्रा जी कह रहे हैं, साकिब जी, की नीतीश बाबू का भी रोल हो सकता है? आपको दिखता है क्या ऐसा? ये है मतलब सीरियसनेस, मतलब जो कहा प्रशांत जी, उससे मैं असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मतलब डबल गेम टाइप का ही रहता है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ उसमें ये कि जिस तरह की चिट्ठी है, जितना जितना मतलब कोई ये तो मतलब जिसको आप कहें कि बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई चिट्ठी है, और सारे इशूज जो हैं उसमें है, तो मतलब वेल आर्टिकुलेटेड जिसको आप कह सकते हैं, तो वो उससे मुझको ये लग रहा है कि 2 संकेत तो मुझको लग रहे हैं। या तो वो दे रहे हैं रास्ता चुनाव आयोग और ये क्या कहते हैं मोदी जी को, कि ये केओस से बाहर निकल जाए, ये जो अराजकता है इससे बाहर निकल जाए और उसका कोई तरीका ढूंढे। दूसरा एक संकेत ये भी लग रहा है कि वो एक देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि तीसरा मोर्चा की पॉसिबिलिटी भी देख रहे हो। ऐसा मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन लगता है, लेकिन मुझको लग रहा है कि अगर एनडीए के कुछ घटक और इंडिया गठबंधन के कुछ घटक नीतीश जी मतलब ये चंद्रबाबू नायडू जोड़ सकते हैं, तो एक नया प्रेशर ग्रुप के बारे में भी सोच रहे हो। पॉलिटिकली एकदम काफ़ी इसमें संभावनाओं से भरी चिट्ठी है, लेकिन इन संभावनाओं में को कहाँ तक
चंद्रबाबू नायडू ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं? नायडू ये साहब, टेलीफोन मोबाइल के दौर में चिट्ठी समझ सकते हैं कि किसको मैसेज देने के लिए है, लेकिन अब चिट्ठियां क्या सिर्फ तहखाने में रखी जाएंगी या उसकी कोई मीनिंग भी होगी? हालात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जा रही है तो चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी का क्या होगा? खैर, देखते जाइए। मुझे तो उम्मीद इस देश के नागरिकों से है, जी और उनका वोटिंग राइट छीनना ये मोदी जी के वश में नहीं है। वो एक फेज है जिसमें लोगों को डराना है। अब दो ही चीजें चल रही हैं, एक तरफ है SIR, दूसरी तरफ है FIR। अब आप